कोई कुछ करो, ये भालू हम पर हमला करने वाला है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब लगता है हमारी मौत हमारे सामने ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग नहीं मर सकते। हमारी पीठ में नन्ही सी जान पल रही है। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। हमें से कोई भी नहीं बचेगा। अब तो ऊपर वाला ही हमारी रक्षा कर सकता है। पांचों गर्भवती बहुएं अपनी सास के साथ एक बर्फीली गुफा के अंदर होती हैं, जहां उन सब पर बर्फीला भालू हमला करने वाला होता है। क्या ये पांचों गर्भवती बहुएं इस भालू के हमले से बच पाएंगी, या आज ये सब भगवान को प्यारी हो जाएंगी? आइए इसे जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? पल भर में हमारी सारी दुनिया उजड़ गई। न जाने कहाँ चले गए हमारे पति, कहाँ ढूंढे हम उन्हें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो जो बर्फ के नीचे दबकर मर गए, उन सब की लाश मिल चुकी है, लेकिन हमारे पतियों का कुछ अता पता नहीं। कहाँ गए हमारे पति? क्या पता वो सभी जिंदा हो, लेकिन कहाँ है वो सब? पहाड़ों से इतनी बर्फ गिरी कि सबके घर बर्फ में धंस कर सभी लोग मर गए। तो भगवान ने हमें क्यों जिंदा छोड़ दिया? क्या पता इसके पीछे कोई कारण हो। शायद इसलिए क्योंकि हम सबके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। संभालो तुम पांचों अपने आप को, मेरे बेटों और तुम्हारे सुहाग को कुछ नहीं होगा। कुछ घंटे पहले बर्फीले पहाड़ों से भारी मात्रा में बर्फ गिरने की वजह से कई सारे लोग बर्फ में गिरकर दब गए थे। पांचों गर्भवती बहुएं और उनकी सास बड़ी मुश्किल से बर्फ से बाहर निकलती हैं, लेकिन इन सबके पतियों का कुछ पता नहीं चलता। माधवी अपनी पांचों बहुओं को संभालते हुए ठंडी बर्फीली हवाओं में पहाड़ों पर पैदल पैदल चल रही होती है। बहुत ठंड लग रही है। सारा शरीर बर्फ की भांति जमने लग गया। मुझसे तो अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। आंखें बंद सी हो रही हैं, शरीर ठंडा पड़ गया है। सोनाली, संभालो अपने आप को। पांचों बहुएं ठंड से कांपती हुई बर्फीले पहाड़ पर चल रही होती हैं कि तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अरे वो देखो, वहाँ पर गुफा है। चलो हम लोग उस गुफा में चलते हैं। धीरे धीरे बर्फ भी गिरनी शुरू हो गई है। अब ऐसे मौसम में हमारा यूं ही हालत में बाहर रहना ठीक नहीं है। जब तक बर्फ गिरनी बंद नहीं होती, हम तब तक उस गुफा में रह लेते हैं। कम से कम ठंड से राहत तो मिलेगी थोड़ी। पांचों गर्भवती बहुएं अपनी सास के साथ उस गुफा के अंदर चली जाती हैं। गुफा में पड़ी छोटी छोटी लकड़ी को इकट्ठा करके पत्थर की मदद से वो आग जलाकर हाथ पैर तापने लगती हैं। तभी अचानक उस गुफा में सफेद रंग का बड़ा सा भालू आ जाता है, जिसे देख पांचों बहुएं डर से कांपने लगती हैं। इस बर्फीले पहाड़ पर अचानक ये भालू कैसे आ गया? ये तो बहुत डरावना लग रहा है। ऐसी जगह पर ही ये भालू रहा करते हैं। अब हम क्या करें? लगता है हम में से कोई नहीं बचेगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे कि तभी अंजलि अपनी साड़ी से एक बड़ा सा हिस्सा फाड़ आग में जलाकर उस भालू के पास ले जाने लगती है, जिससे वो भालू वहां से डर के भाग जाता है। आज तो हम जैसे तैसे बच गए, लेकिन अब हम क्या करें? क्या इसी तरह हम पांचों बहुओं की मौत लिखी है? भगवान, अब तू ही हमारी रक्षा कर। पांचों बहुएं और सास भूखी प्यासी ठंड में कांपती हुई उस गुफा में अपनी सारी रात गुजारती हैं। अगले दिन जैसे ही बर्फ गिरनी बंद होती है तो पांचों बहुएं अपनी सास के साथ गुफा से बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगने के लिए इधर उधर जाती हैं। तभी उन्हें बर्फीले पहाड़ों पर एक गाय भैंस का तबेला दिखता है, जिसे देख वो तबेले में जाती है। अरे आप लोग कौन हैं और क्या चाहिए आपको? हमारी मदद करिए, हमें काम की जरूरत है। पांचों बहुएं उस तबेले के मालिक को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती हैं, जिसे सुन उस तबेले के मालिक को उन पर तरस आ जाता है और वो उन्हें इस तबेले में रहने और अपनी गाय भैंसों का ध्यान रखने की नौकरी दे देता है। ये गाय भैंस दिन में कितनी बार गोबर करती हैं? अभी यहाँ से साफ किया था, फिर से इन्होंने गोबर कर दिया। अरे अब इनमें इनका क्या कसूर? चलो तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं तब तक सफाई कर देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गाय भैंस जितना भी गोबर करती हैं, वो सारा गोबर तबेले का मालिक ले जाकर बाहर फेंक देता है। वहीं जो गोबर सूख जाता है तो वो सूखे हुए गोबर का लकड़ियों के साथ आग जलाने में उपयोग कर लेता है। हम लोग कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं। वो तो भला हो इस तबेले के मालिक का, जिसने हम पर तरस खाकर हमें इस जगह रहने के लिए दे दी। लेकिन सच कहूँ तो अब गाय भैंसों की आवाज और इस बदबू के साथ और नहीं रहा जाता। बार बार दिल मचलता है।
सही कह रही हो अर्पिता, हम पांचों गर्भवती हैं और कब तक इस तरह से इस तबेले में रहेंगे। काश हमारा भी कोई घर होता। पांचों बहुएं हर रोज की तरह गाय भैंस का गोबर साफ कर रही होती हैं कि तभी गोबर को उठाते हुए और अर्पिता को अपने हाथों में कुछ गरम गरम सा महसूस होने लगता है। ये गोबर कितना गर्म है। सही कह रही हो अर्पिता, गाय और भैंस के गोबर हमेशा गर्म ही होते हैं, तभी तो लोग इनसे उपले बनाकर काफी सारे कामों में इनका प्रयोग करते हैं। गोबर सच में इतना गर्म होता है कि हम लोग क्यों ना अपने गोबर से घर को बना लें। लकड़ी की मदद से हम अपने घर का ढांचा तैयार कर सकते हैं, वही उस ढांचे पर हम गोबर की लिपाई कर देंगे, जिससे हमारा गोबर का घर तैयार हो जाएगा और घर के अंदर और बाहर भी घर बना ही रहेगा। अर्पिता, तुम सही कह रही हो, कम से कम इस तबेले की बदबू से हमारा छुटकारा तो हमें मिलेगा और हमारा घर भी बन जाएगा। पांचों बहुएं आपस में अपना काम बांट लेती हैं। जहां दो बहुएं घर बनाने के लिए बर्फ को साफ कर रही होती हैं, वहीं बाकी बहुएं जंगल से लकड़ियां और गोबर ला रही होती हैं। ये लकड़ियां घर बनाने के लिए कुछ कम लग रही हैं, हम अभी और लकड़ियां लेकर आते हैं। मुझे भी ये गोबर कम लग रहा है, अभी गाय भैंसों ने ताजा ताजा गोबर किया है, मैं उसे भी ले आती हूँ। बहुओं, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। माँ जी, आप तबेले में रहिए, जब हमारा घर बन जाएगा तब आप यहाँ आइएगा। पांचों बहुएं सबसे पहले लकड़ी की मदद से घर का ढांचा तैयार करती हैं, जिसमें उन्हें 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। बाप रे बाप, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, मेरी तो कब कभी छूटने लग गई। आज के लिए इतना काफी है, लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया, अब इसे गोबर का घर हम लोग कल बनाएंगे। पांचों बहुएं ने जो ढेर सारा गोबर इकट्ठा किया था, वो उसमें सबसे पहले मिट्टी और पानी मिलाती हैं और अच्छा सा गाढ़ा सा लेप तैयार कर उससे पूरे घर को लीपने लगती हैं। 2 से 3 दिन की इस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पांचों बहू का बर्फीले पहाड़ पर गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो अंदर से काफी ज्यादा गर्म होता है। जितना सोचा था ये घर तो उससे ज्यादा गर्म है। अच्छा हुआ गोबर का घर बनाने के साथ साथ इसमें हमने एक छोटी सी अंगीठी भी बना दी, अब हम आराम से घर में रह सकेंगे। गोबर के घर से मुझे एक तरकीब सूझी है, हम लोग गोबर से उपले बनाएंगे और नीचे जाकर शहर में बेचेंगे, इससे हमारी थोड़ी और कमाई हो जाएगी। बहुए होकर भी तुम पांचों ने बेटे जैसा फर्ज निभाया है। तीनों बहुएं गोबर के उपले बनाकर शहर ले जाकर बेचती हैं, वहीं बाकी की दोनों बहुएं तबेले में रहकर तबेले का काम संभालती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। इसी के साथ 8 महीने की गर्भवती अर्पिता का 9वां महीना लग जाता है। ये लीजिए आपके 4 गोबर की उपले, 50 रुपए हुए इसके। अर्पिता, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद मेरी डिलीवरी का समय आ गया है। शाम हो चुकी थी और पूरा बाजार लगभग खाली हो गया था। अर्पिता को इस तरह दर्द में देख सोनाली और तारा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कि तभी अचानक वहां उन सबके पति आ जाते हैं। अर्पिता के पति सोहम जल्दी से अर्पिता को गोद में उठाता है। अर्पिता, घबराओ मत, हम अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप लोग तो? हम सब तुम्हें बताएंगे, सबसे पहले अस्पताल चलो। सभी लोग अर्पिता को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां अर्पिता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अपनी बेटी को गोद में उठाकर सोहम काफी भावुक हो जाता है। ये देखो, मैं बाप बन गया, कितना खुश नसीब हूं मैं, मेरे घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। आप लोग अब तक कहाँ थे? पता है आप लोगों के जाने के बाद हमें कितनी तकलीफ हुई। पांचों बहुएं अपने अपने पतियों को सारी बात बताती हैं, जिसे सुन। हम लोग बर्फ के नीचे धंस गए थे, रेस्क्यू टीम ने आकर हमें निकाला। हम काफी दिनों तक अस्पताल में बेहोश थे और जब हमें होश आया तो हम पांचों भाइयों ने तुम सबको, माँ को काफी ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं पर भी नहीं मिली। वो तो अच्छा हुआ कि आज हम बाजार की तरफ निकले और तुम हमें नजर आ गई। अब हम आ गए हैं ना, तुम पांचों को रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब ठीक होगा। पांचों भाई मिलकर अब जल्दी एक नौकरी ढूंढते हैं और अब वो सभी कुछ दिनों तक बर्फ के पहाड़ पर बने उस गोबर के घर में रहते हैं। और जैसे ही पांचों भाइयों के पास अच्छे खासे पैसे जुड़ जाते हैं, पांचों भाई बर्फीले पहाड़ से दूर अपने पूरे परिवार के साथ घर बनाते हैं, जिसके बाद अब सब लोग एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। ठंड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और जल्दी से ये सारे स्वेटर सी लेती हूँ, वरना माँ जी बेकार ही नाराज होंगी। अरे बहू, ये क्या किया तूने? मैंने तुझे कहा था इन अच्छे स्वेटर को काट कर मत सिल, मैं कपड़ा लेकर आ ही तो रही थी। माँ जी, मैं तो बस वही कर रही थी जो आपने बोला था, और वैसे भी ठंड ज्यादा हो रही है, अगर मैंने एक स्वेटर को काटकर दूसरा स्वेटर ठीक भी कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। आखिर क्यों अनीता इतने सारे शॉल, स्वेटर, कंबल, रजाई लेकर बैठी थी, और वो क्यों एक स्वेटर काटकर दूसरे स्वेटर सिल रही थी, और ऐसी क्या बात है जो इस ठंड में अनीता अपनी सास की नहीं सुनती? आइए जानने के लिए चलते हैं स्टोरी में।
कितना बड़ा ससुराल है मेरा। कहाँ मैं गरीब घर की लड़की एक अमीर घर की बहू बन गई। अब तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर पाऊंगी। सर्दी में घूमने जाऊंगी, मोटे मोटे जैकेट डालूंगी। हाय मेरे महंगे सपने। अरे आशा, ठंड आ चुकी है और तेरी बहू के मायके वाले कैसे हैं? बेचारी बहू को एक पतला सा शॉल उड़ाकर विदा कर दिया। अरे बहन, अब तुम तो जानती हो गरीबों की दिक्कत। बेचारे गरीब के पास कहाँ इतना पैसा कि अपनी बेटी को महंगे तोहफे दे। वो तो मेरे बेटे की जिद थी, इसीलिए मैंने शादी कर दी, वरना मैं तो किसी बड़े घर की लड़की लाती। माँ, आपको गली मोहल्ले को ये सब बताना जरूरी है क्या? अब अनीता न सिर्फ इस घर की बहू है बल्कि इज्जत भी है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। भाभी चलो कमरे में। अब माँ की बातों को दिल से मत लगाना, वो थोड़ी पड़बोली हैं। वैसे भी यहाँ आपको ठंड लग रही होगी। इतना बोलकर ज्योति अपनी भाभी को कमरे तक ले जाती है। अब अगली सुबह होते ही अनीता 5 बजे उठ जाती है और ठंड में कांपती हुई रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। हे भगवान, सुबह 5 बजे कितनी ठंड लग रही है। अच्छा हुआ जो मैं नहाई नहीं और चप्पल पहनकर रसोई में आ गई। अगर नंगे पैर आती तो मेरी कुल्फी बन जाती, और मेरे बस की नहीं है इतनी ठंड में इतनी सुबह नहाना। घर का सारा काम करके नहा लूंगी। ठंड से कांपती हुई अनीता अपनी पहली रसोई में गाजर का हलवा, खीर, पूरी, पनीर की सब्जी, दाल मखनी बनाती है और खाना बनाकर वो जैसे ही रसोई से जाने लगती है कि तभी वहां आशा आ जाती है और अपनी बहू की रसोई घर में चप्पल पहन देख उस पर भड़कने लगती है। हे प्रभु, माफ करना, मुझे बहुत तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है। भला रसोई में घर में चप्पल पहनकर कौन आता है? और ये क्या खाने में ये 56 भोग क्यों बना दिए? माँ जी, मेरी पहली रसोई है और ये गाजर का हलवा तो ठंड में ही खाया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना गाजर का हलवा बना लिया जाए। हे प्रभु, कैसे घरनाशी बहू आ गई है। अरे बहू, अगर इस तरह से खाना बनाएगी तो तू तो महीने भर का राशन 2 ही दिन में साफ कर डालेगी। अब रसोई में घुसेगी तो मुझसे पूछ कर जाना। अब घर में वही बनेगा जो मैं कहूँगी। और हाँ, अगर अब कभी मैंने तुझे रसोई घर में चप्पल पहने देख लिया तो इसी चप्पल से तेरी कुटाई कर दूंगी। हाय, माफ करना माँ जी, ठंड ज्यादा है और मेरे पास ठंडियों में कपड़े नहीं है, इसलिए मैं चप्पल पहन के ही रसोई में आ गई। आज माफ कर रही हूँ पर बार बार माफ नहीं करूंगी, समझी? मेरी गलती है। माँ ने कहा था मुझे कि रसोई घर में चप्पल पहनकर नहीं जाती, पर मुझसे ही ठंड बर्दाश्त नहीं होती और मैं चप्पल पहनकर आ गई रसोई में। पर कल से मैं जुराब डालकर आऊंगी। अनीता को लगता है कि शायद उसी की गलती है जिस वजह से पहली रसोई में उसे अपनी सास से डांट पड़ गई। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सर्दियां भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन ज्योति कॉलेज जाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, कंजूसी की भी हद होती है। तुम सिर्फ मुझे 50 रुपए किराए के देती हो, अगर 10 रुपए फालतू दे दोगी तो क्या हो जाएगा? ठंड देख रही है कितनी बढ़ रही है। अगर तेरी करीब भाभी दहेज में कुछ लेकर आती तो मैं सोचती तुझे पैसे देने की, पर कल तो तुझे भी ससुराल जाना है। तेरी भी शादी के पैसे जोड़ रही हूँ मैं। पर माँ जी, इसमें आप मेरे मायके को क्यों बीच में घसीट कर ला रही हैं? मेरे मायके वाले गरीब थे, इसलिए तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। बहू, तेरे मायके वाले गरीब थे इसीलिए तुझे खाली हाथ विदा नहीं किया क्योंकि तुम गरीब हो, बल्कि इसीलिए किया क्योंकि तेरे ससुराल वाले अमीर हैं। बेवजह अपने मायके वालों के लिए अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ने लगती है, जिस वजह से अब अनीता से ठंड बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब रात को ठंड बर्दाश्त नहीं होती। हमारे पास जो कंबल है वो फटा हुआ है, अब तो एक रजाई दे दो। बहू, रजाई पेड़ पर नहीं लटके है जो तोड़कर तुझे मैं रजाई दे दूं। रजाई बनवानी पड़ती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं रजाई बनवा सकूं, इसलिए अपने उस फटे कंबल को ठीक कर ले। अच्छा माँ जी, आप रजाई नहीं दे सकती तो कम से कम मुझे एक स्वेटर और शॉल तो दे दीजिए। इतनी ही ठंड लग रही है तो अपने मायके वालों से मांग कर आती ना। मैंने क्या ठेका लिया है तुझे दान देने का? बताओ, अभी ठंड पड़ी नहीं कि महारानी को इतनी ठंड लगने लगी। माँ, आपको ठंड नहीं लगती तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी ठंड नहीं लगती। और आप पैसा पैसा क्यों करती हो? भैया कमाते तो हैं, क्या कमी है हमारे पास? इतने अमीर हैं पर फिर भी आप हो कि इतनी कंजूस हो। भाभी के साथ रहकर भाभी जैसी जुबान मत बोल। और बहू, तुझे जुराब, स्वेटर और रजाई चाहिए ना? चल आजा मेरे साथ कमरे में, देती हूँ मैं तुझे नए स्वेटर, रजाई, कंबल। इतना बोलकर आशा अपनी बहू को अपने कमरे में साथ ले जाती है और उसे सारे फटे पुराने रजाई, कंबल, स्वेटर, जुराब दे देती है और उससे कहती है,
देख बहू, तेरे अमीर ससुराल में स्वेटर, कंबल, रजाई, जुराब, किसी भी चीज की कमी नहीं है। बस उनकी हालत थोड़ी खराब हो गई है। तो ये ऊन वाले कपड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे उधेड़ दे और उनकी गांठ बनाकर मुझे दे दे। नए स्वेटर बनाऊंगी मैं और तेरे लिए एक जुराब भी बना दूंगी। और ये कंबल, रजाई देख रही है, बहुत बुरी तरह से फट गए हैं, तो इन सबको सिल ले जब तक मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। पर माँ जी, इनकी हालत तो बहुत खराब है। बेचारी अनीता बोलती रह जाती है और आशा और कपड़े लेने के लिए चली जाती है। पर जब आशा घर में आती है तो वो देखती है कि अनीता ने ऊनी कपड़े काट कर रजाई में सिल दिए हैं, जिसे देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है। और रात को जब अर्जुन घर आता है तो अनीता अपने पति से कहती है, अर्जुन, मैं इस ठंड में मर जाऊंगी अगर यहाँ रुकी तो। तुम खुद ही रहो अपनी कंजूस माँ के साथ। मैं तो चली अपने मायके। मेरा मायका गरीब है पर मेरे घर में रजाई तो है। अनीता, मैं जानता हूँ मेरी माँ बहुत कंजूस है और मैं खुद भी उनकी हरकतों से परेशान हूँ, पर तुम्हारे घर छोड़कर चले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें माँ को सुधारना होगा। आप सही कह रहे हो। अगर घी सीधी उंगली से ना निकली तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब अनीता भी अपनी सास को सुधारने का ठान लेती है और अगले दिन जानबूझकर अपनी सास के सारे गर्म कपड़े धो देती है। और जब आशा अपनी गर्म जुराब देखती है तो उसे गर्म जुराब नहीं मिलती और वो दुकान से गर्म जुराब लेने के लिए जाने लगती है, जिस पर अनीता अपनी सास को रोक कर उससे कहती है, अरे माँ जी, नई जुराब लेकर पैसे क्यों वेस्ट कर रही हो? घंटे 2 घंटे में जुराब सूख जाएगी और वैसे भी अभी इतनी ठंड नहीं आई है कि आप बिना जुराब के न रह सको। हाँ बहू, सही बोल रही है तू। मैं जब तक रजाई में ही बैठ जाती हूँ। पर माँ जी, आपकी रजाई तो मैंने खोल कर रख दी है। उसको दूसरे कपड़े में भर के नई रजाई बनानी है। जब तक आपकी जुराब सूख नहीं जाती मैं दोबारा आपकी रजाई नहीं कर देती हूँ। आप धूप में बैठ जाओ। वैसे भी अभी तो आप जवान हैं, आपको ठंड कहाँ लगती है। अनीता की ये बात सुनकर आशा कमरे में जाकर हीटर चला लेती है और तभी अनीता जाकर हीटर बंद कर देती है। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू मुझे ठंड में मारना चाहती है क्या? माँ जी, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि आप मुझे मारना चाहती हो क्योंकि मैं गरीब घर की हूँ। भूल गई आप कि मैं इस ठंड में बिना स्वेटर के काम करती हूँ और हीटर भी नहीं चलाती ताकि बिजली का बिल ना बढ़े। बहू, तू तो मुझे शर्मिंदा कर रही है। मैं कंजूस हूँ, बुरी नहीं। भला मैं क्यों चाहूंगी कि तू मर जाए। पर बहू, तू सही कह रही है। सारे शॉल स्वेटर पुराने हो गए हैं। इस साल मुझे नया स्वेटर रजाई लेना होगा। आशा की यह बात सुनकर अनीता बहुत खुश होती है और दोनों सास बहू मार्केट से नई रजाई, स्वेटर, शॉल और जुराब लेकर आती है। और घर आते ही आशा पैसों का हिसाब करती है। हे भगवान, इस सर्दी तो पूरे 5,000 रुपए खर्च हो गए। अब 5-6 साल तक सर्दियों में बहू मुझसे कुछ मत मांगना। भाभी, माँ ऐसी ही है, एक बार पैसे खर्च करती है और 5 साल तक रोती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कंजूस सास की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि सर्दी शुरू होने के साथ आप लोगों ने किस तरीके से सर्दियों की तैयारियां शुरू की।